नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू की हमारी इस सीरीज़ में। और आज ये हमारी दूसरी क्लास। इससे पहले हम एक क्लास डाल चुके हैं पॉलिटी की, ठीक है। और यूके पीएससी की अगर मैं बात करूँ उसके तो पीवाईक्यू हमने पहले ही कर लिए थे, है ना, लोअर पीसेस के टाइम पे। और आज हम करेंगे यूके ट्रिपल एससी की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग अब 15 दिन बचे हुए हैं ना। 15 दिन भी मुश्किल से हैं पटवारी के एग्जाम को लेकर, वीडियो के एग्जाम को लेकर, तो अभी पीवाईक्यू करना बेहद ज़रूरी है। तो पीवाईक्यू हम कर रहे हैं और यूके ट्रिपल एससी के इस टाइम पे कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी के कर रहे हैं। और इसमें ना हमने पॉलिटी का पार्ट एक कर लिया है जिसमें 4 चैप्टर हमने उसमें देख लिए थे पॉलिटी के। आज हम 5th वाले से स्टार्ट करेंगे और भारतीय संसद के बारे में देखेंगे। तो भारतीय संसद से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन सभी को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पुरानी वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा। भारतीय संसद में ये सब टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये इसमें ना ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये उस टाइम के करंट अफेयर हैं, तो इनको नहीं करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखो कौन ले सकता है, महान्यायवादी एकमात्र ऐसा है जो क्या करता है, दोनों सदनों में भाग ले सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय बात हो रही है, तो राष्ट्रीय कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर राज्य आपदा प्रबंधन होता तो यहाँ पे कौन होता? मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वही रिपीटेड प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष। अब आगे, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 3। आगे है, भारत के कौन से जो है राष्ट्रपति निर्दलीय चुनाव चुने गए थे? इसे आप ट्रिक से देख लो, 9 से निर्दलीय होता है, 9 से नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो निर्दलीय रेड्डी, उसने रेड पार दी तो क्या होगा? रेड पड़ गई, फिर उसके बाद निर्दलीय रेड्डी रहे, निर्दलीय नीलम रेड्डी रहे। तो ऐसे याद कर लेना आप ट्रिक से, मैंने तो ऐसे ही याद किया, 9 से निर्दलीय, 9 से नीलम रेड्डी, और इसमें नीलम कहीं दिया भी नहीं, देखो रेड्डी रहना। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखो, भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो वर्ष 1977 में जो है राष्ट्रपति जो चुनाव में निर्विरोध और निर्दलीय चुने गए थे। अब आपको डायरेक्टली याद है कि भाई जो निर्दलीय हैं वो नीलम संजीव रेड्डी है, तो उसमें ट्रिक लगाने की तो बात ही नहीं है, फिर आपको तो याद ही है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखो, दोनों, इनको बुलाता कौन है? अगर बुलाने की बात होगी तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता की बात हो रही है तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। देखो आगे प्रश्न क्या दिया, देखो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती है? लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा निभाई जाती है। आगे देखो, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इस नियुक्ति में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह जो है लेते हैं। और ध्यान तो रहे कि किन्हीं 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं होता? देखो, संसदीय प्रणाली का तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलती, और यहाँ पे तानाशाही लिखा हुआ है तो आंसर तो यही होगा क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, देखो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के गुण निम्न घटक हैं। कौन कौन से? देखो, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका और विधायिका के घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो है चुनी जाती है। आगे है, संसदीय प्रणाली लचीली होती है क्योंकि सरकार द्वारा बहुमत खोने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, परंतु किसी मंत्री की तानाशाही को भय जो है संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है और संसदीय प्रणाली की अवलोकना है। चलो आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य के जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? किसी राज्य में, देखो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये पूछा जा रहा है कि भारत के किसी भी राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और भारत संविधान के अनुच्छेद 356 में किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जिसे प्रेसिडेंट रूल या राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। देखो अनुच्छेद 360 में क्या है? 356 में तो हमने देखा क्या है?
राज्य आपातकाल है, इसमें वित्तीय आपातकाल है जो आज तक नहीं लगा है ना, कभी लगे भी ना। आगे अनुच्छेद 355, तो केंद्र सरकार पर राज्यों की रक्षा और उनकी संवैधानिक सरकार सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है। आगे है भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो है द्विसदनीय विधान मंडल पर आधारित है। देखो, भारतीय संसद देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है और ये द्विसदनीय विधानमंडल है। इसमें राष्ट्रपति या दो सदन जैसे हो गया लोकसभा राज्यसभा होते हैं और लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं केंद्र को होती हैं। देखो दिया गया यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 248 के अंतर्गत केंद्र को उन जो है विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जिनका जिक्र संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं है। इन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है जिन्हें कनाडा के जो है संविधान से लिया गया है। भारतीय संसद में सम्मिलित है, तो भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखो, संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति की संसद में कामकाज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे विधायकों को स्मृति देना और संसद का सत्र बुलाना और भंग करना आदि। इसलिए संसद को इन तीनों घटकों का समावेशी निकाय माना जाता है। आगे है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं, तो किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 फर्स्ट के ए के तहत भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। किसके तहत? 56 के ए के तहत। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 63 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का उल्लेख किया गया है। लोकसभा की मान्यता प्राप्त विपक्षी दल होने के लिए कुल सीटों की कितने प्रतिशत सीट जीतना जरूरी है, तो कितना? 10। ऊपरी सदन के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो कितना होता है? 6 वर्ष का। धन विधेयक पारित होता है, तो धन विधेयक कैसे पारित होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए धन विधेयक है किसमें? 110 में है ना। और यहाँ पे बोला है धन विधेयक पारित होता है, तो लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लोकसभा में पारित होता है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और 109 में इसके पारित होने का संविधान विशेष प्रक्रिया का संबंधित विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा को सिफारिशें देने के लिए केवल 14 दिनों का समय मिलता है। अगर 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो उन दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। आगे देखिए, देखो, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? विधायिका और कार्यपालिका की कनिष्ठ संबंध में। संसदीय सरकार मुख्यतः विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पर आधारित सिद्धांत पर कार्य करती है और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और विधायिका संसद का एक हिस्सा होती है और इसे सदस्यों का चयन विधायिका द्वारा किया जाता है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। भारत की संसद में शून्यकाल होता है वो कब शुरू होता है? 12 बजे से। ठीक है, देखो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, भारत में राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, देखो, इसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपयोगिता रखने वाले लोग होते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र आदि। राज्यसभा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के अधिकतम डैश हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? इनमें से कोई नहीं, 250 हो सकते हैं। 250 में दिया नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो 356 के अंतर्गत, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है रिवीजन प्रश्न। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया ना, आप बताओ कौन कार्य करेगा? उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय माफ कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। आगे देखो, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के, एक्चुअली यहाँ पे ना लोकसभा पूछा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से वो थे? जीवी मालवंकर। आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है, किसकी उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद उपयुक्त में से कोई नहीं होगा फिर, क्योंकि उपयुक्त जो विकल्प दिए हैं उनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ठीक है, ये नहीं है। देखो यहाँ पे दिया गया है, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार का दायरा नहीं है। धन विधेयक के अनुच्छेद 110 में पारित किया गया है। धन विधेयक किसमें? 110 में पारित किया गया है। 109 में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जहां सहमति असहमति नगण्य होती है, यानी कि हो ना हो कोई मैटर नहीं करता इतना, और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता है। लोकसभा में जो स्पीकर का वोट कहलाता है, लोकसभा में स्पीकर का वोट क्या कहलाता है? कास्टिंग वोट कहलाता है। देखो अब प्रश्न फिर से आ गया, यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारण से रिक्त है तो इसे कितने समय के अंदर जो है क्या होता है? इसे भरा जाना होता है। ये तो ज़्यादातर सबका रूल सेम ही है, 6 माह तक जो होता है, 6 माह के बाद क्या होता है? इसको भरना पूरा रहता ही है ज़रूरी, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और संघ के सभी कार्यपालिका का कार्य इसके नाम से ही किया जाता है, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका का सारी शक्तियां जो है निहित होती हैं इसी पे ही, और यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो गया तो 6 महीने के अंदर भरा जाना आवश्यक है। आगे है, संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? विधेयक नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? रिपीटेड प्रश्न है भाई। किसे? डॉक्टर जो है नीलम संजीव रेड्डी। इसको तो ध्यान में रख लो, इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद में सम्मिलित है, तो भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। किसी राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो KR नारायण की स्वीकृति पर। देखो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, और उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे, और 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ज्ञातव्य रहे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं हैं और KR नारायण 10वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। देखो कितनी सारी चीजें हमने देख ली इसमें, है ना। चलो आगे देखेंगे। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के सदस्य जो है, संसद के समस्त सदस्य के द्वारा। राज्यसभा संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है, तो राज्यसभा संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है, और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा के सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों सदस्यों निर्वाचित एवं मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपतियों का चुनाव और निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। आगे देखेंगे। कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। दोनों सदस्यों द्वारा क्या तो पारित हो जाता है, उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाता है। कोई विधेयक कानून के रूप जो है ले लेता है। देखो कोई विधेयक कानून का स्वरूप तब लेता है जब कोई विधेयक दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जो है हस्ताक्षरित हो जाता है, और ये प्रक्रिया संविधान द्वारा निर्धारित है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, और विधेयक के कानून बनने पर यह अधिनियम कहलाता है। जब कोई विधेयक पर संसद द्वारा सदनों के मतभेद उत्पन्न किया गया जाता है, यानी कि जब एक विधेयक पर
संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो मतभेद को किसके द्वारा दूर किया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के 108 में है। आगे, इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए इसे पारित कर दिया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और सदनों में संयुक्त रूप से प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो वो होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। लोकसभा की मीटिंग, देखो यहाँ पे क्या दिया है, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपुत्री है वो कितनी होनी चाहिए? 1/10 सदस्य की होनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? तो क्या रखता है? भारत का संसद। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। रिपीटेड प्रश्न देखो, ये देखो 2024 में भी पूछा गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? 249, तो देखो जो 249 है अधिकारों से संबंधित है, राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 249 राज्यसभा के विशेष अधिकार से संबंधित है, जिसके तहत यदि राज्यसभा को ये लगता है कि राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने की आवश्यकता है तो ये विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती है और इस प्रस्ताव को राज्यसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। अब आगे प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो कौन सा कार्य है? लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना और सत्यावान करना, ये सभी इसके काम हैं। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष के। भारतीय संविधान के नामांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायक शक्ति को नियंत्रण लगाता है? तो नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 245। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तो तब निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले आप ये सोचो कि जो 111 है इसमें क्या है? पुनर्विचार हेतु वापस कर देना है। ठीक है, राष्ट्रपति का किसी विधेयक को। और निषेधाधिकार का प्रयोग क्या होता है इसमें? निलंबित निषेधाधिकार। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताओ, इन्होंने पहले ही हमें दे दिया कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, जबकि ये गलत है। और इसने हमसे क्या बोला है? सही नहीं है बोला है, तो बस यही होगा इसका आंसर। ठीक है, और सब सही होगा। देखो, भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति केवल लोकसभा को विघटित कर सकता है, जबकि अन्य सभी विकल्प सही हैं। अब आगे देखो, आगे प्रश्न क्या दिया है? उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है। तो क्या है? संसद के निर्वाचन तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? कौन कौन बने थे उपराष्ट्रपति? ठीक है, क्रम के हिसाब से बताना है। चलो देखते हैं फिर। कब आया? देखो ये आपका एग्जाम में है यूके SSC के। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं? उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बोला है यहाँ पे, उप प्रधानमंत्री। ओ माय गॉड, क्वेश्चन भी कितना डीपली है ना, मुझे ये क्वेश्चन बहुत डीपली लगा। खैर देखो, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। सब ऑप्शन में 1-2 तो दिए ही है। जगजीवन राम हो जाएंगे, उसके बाद YV चौहान हो जाएंगे, उसके बाद चरण सिंह, है ना। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। देखो इसमें दिया गया है, उपयुक्त विकल्पों में चंद्रशेखर कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। कौन? चंद्रशेखर। तो मोरारजी देसाई, जगजीवन, है ना, और YB और चरण सिंह, ये सब बने थे। इनका यहाँ पे इन्होंने कथन दे दिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक बार ना ये वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेना, ट्रिक से याद कर लेना इन सबको, तो हो जाएगा क्वेश्चन। और इतना हम ये सब चीज़ें क्यों ही याद करें? देखो पेपर में वैसे याद करो कि हम पेपर में सॉल्व कर लें, इतना एक्स्ट्रा देखेंगे तो खिचड़ी पकने में टाइम नहीं लगने वाला है।
देखो, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सही है। नहीं है पूछा ना इन्होंने हमसे। राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये तो गलत है। राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है, जिसमें संसद के दोनों सदनों व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय विधान जो राजधानी क्षेत्र में दिल्ली और पांडिचेरी संशोधन 1992 के तहत जो है शामिल किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, इतना डीपली भी हो जा रहा है ज़्यादा ही, है ना। आगे देखेंगे, चलो। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, हाँ भाई किया जा सकता है, बना भी तो वही रहा है। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर होती है, बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण करता है। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, देखो 23 में ही पूछा गया है। आगे है, अब यहाँ पे फिर से क्या दे दिया गया हमें, वीडियो में पूछा गया वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री बने बिना भारत के राष्ट्रपति बन गए, इनके बारे में बताना है। अब देखो इस तरीके के प्रश्न आपको कर लेना है, फिर जब जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो इनमें से कौन कौन से बन गए थे। चंद्रशेखर, ये मुख्यमंत्री बने बिना ही बन गए, और मनमोहन सिंह। तो 3 और 4, इसका हो जाएगा 3 और 4 आंसर। ठीक है, ये देखो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के जो है प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? चंद्रशेखर और मनमोहन। और जबकि अन्य तीनों प्रधानमंत्री किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो कौन नहीं रहे, आप इनको याद करो ना, चंद्रशेखर और मनमोहन। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे प्रश्न है, देखो, लोक लेखा समिति के राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं। और लोकसभा से कितने होते हैं? टोटल तो 22 होते हैं ना, तो 15 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा पूछा है इसलिए 7 होंगे। देखो, लोक लेखा समिति का गठन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा शामिल होते हैं। परंपरा अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है और इस समिति का कार्य सरकारी खर्चों का हिसाब किताब को जांचना तथा भारत के नियंत्रण महालेखा CAG की रिपोर्ट जांच करना है। निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो किसे है? राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? 368। देखो, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार प्रदान करता है और ये संशोधन 2 प्रकार से होता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति निम्न में से किसमें है? तो किसमें है ये? राज्यसभा को किसी में नहीं है, गलत। ये एक स्थायी सदन है, क्योंकि देखो उपयुक्त विकल्पों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राज्यसभा एक स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर जो है साल क्या होते हैं? हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, भारत के नए राज्यों के गठन का अंतिम अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? अंतिम हो पहला हो, संसद के ही पास है। ठीक है, उसके बाद तो फाइनल होगा ही ना, जब वो होगा हस्ताक्षर होंगे। देखो, लोकसभा की अनुमान समिति का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा की अनुमान समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पेश किया जाता है, तो कहा? दोनों सदनों में, किसी भी सदन में, पहले कहीं भी पेश किया जा सकता है। निम्न में से, देखो एक चीज़ और इसमें कि राष्ट्रपति इस विधेयक को वीटो नहीं कर सकता, इसे अनिवार्य रूप से मंजूरी देनी होती है। किसे देनी होती है? देखो, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को अनुच्छेद 368 में पेश किया गया है, इसे संसद के किया जाता है। ठीक है, और इसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति इस विधेयक को वीटो नहीं कर सकता, इसे अनिवार्य रूप से जो है क्या होता है? मंजूरी देनी होती है।
संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। निम्न में से किसको राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र जो है संबोधित करता है? किसको राष्ट्रपति, किसको जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और किसके तहत? 56 फर्स्ट के ए के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्दलीय चुने गए थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारतीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनके बारे में बहुत आ रहा है भाई, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। भारतीय संसद के पास निम्नलिखित शक्ति नहीं है। तो कौन सी शक्ति नहीं है? देखो, मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को वाद विवाद करना है, नए करों संबंधी प्रस्ताव पेश करना, ये भी है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित करों को कम करना, ये तो संसद के पास नहीं है बोला, क्योंकि हमसे इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। देखो, भारतीय संसद के पास करों को पारित करने या अस्वीकार करने की शक्ति है, किंतु प्रस्तावित करों को कम करने की शक्ति उसके पास नहीं है, क्योंकि वित्तीय मामलों से संबंधित प्रस्ताव विशेष रूप से कर लगाने, बढ़ाने अथवा हटाने केवल, है ना, पेश किया जा सकता है, परंतु इन्हें कार्यपालिका की अनुशंसा पर ही लाया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो 61 के तहत। लोकसभा का सदस्य पद को धारण करता है, तो लोकसभा का सदस्य अपने पद को धारण करता है तो 5 वर्ष के लिए। जो विषय किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है, उस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है किसे? संसद को। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि का अंतराल, कितनी अवधि का अंतराल होना चाहिए? देखो यहाँ देख लेते हैं, ये होना चाहिए 6 महीने का मिनिमम। देखो, संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सत्र इस प्रकार आयोजित किए जा सके कि दोनों सत्र में अधिकतम 6 महीने के अधिक का अंतर न हो। और इस प्रावधान का उद्देश्य यह कि संसद नियमित रूप से बैठक करे और विधायी रूप से सुचारू रूप चलता रहे। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? तो किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 94 के तहत लोकसभा के सीट आरक्षित नहीं है असम के स्वशासित जिले व अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, और सबके लिए। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संसद के सभी सदनों द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ किया जाता है किसी भी सदन के द्वारा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है 75 के तहत। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद है? कोई नहीं, क्योंकि 74 है उसमें, ठीक है, 74 है। जून 2014 के पूर्व होने वाले लोकसभा का क्रम क्या था? तो कौन सा था? 15वां। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा और सत्रावन द्वारा, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। देखो, अब स्थगन जो है, सत्रावसन और विघटन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखो, स्थगन क्या होता है? बैठक की अस्थायी रूप से जो है समाप्त किया जाना, अस्थायी रूप से स्थगन हो गया, अगली बैठक निर्धारित समय पर ही शुरू होगी। सत्रावन क्या होता है? यह संसद के सत्र समापन की प्रक्रिया है, इसे राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जाता है। विघटन क्या होता है? यह प्रक्रिया केवल लोकसभा में होती है। विघटन क्या होता है? लोकसभा में होता है पहली बात, और लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर यह स्वयं ही विघटित हो जाती है, ठीक है। बस, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष पूछा है यहाँ पे हमसे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंतनाग अय्यर। आ गया, देखो, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारतीय संसद के लिए एक तांत्रिक जो है तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है क्या? मौखिक उत्तर। संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो क्या है? नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के किस राज्य को लोकसभा में जो है सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? ये थोड़ा सा ना ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें आंसर थोड़ा अजीब दिया हुआ था। सर्वाधिक सीटें किसमें बोला है? क्योंकि इन तीनों में ही ज़्यादा है ना, मध्य प्रदेश में,
इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से लघु विधायिका किसे कहते हैं? तो लघु विधायिका किसे कहते हैं? संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। प्रश्न ध्यान रखना ये वाला, लघु विधायिका किसे कहा जाता है? लघु विधायिका कहा जाता है संसदीय समितियों को। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषदों के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के अनुपात में कितने प्रतिशत होती है? तो 15%। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के विशेषाधिकारों को जो है परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा व विधानसभा के मतदान हेतु जो है मतदाता आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के तहत। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सा यह निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष। चलो आगे प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार का यह व्यवस्था है जो है किसके तहत है? ये होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। देखो लिखा है ना, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मनाने के लिए बाध्य कर दिया गया है। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति या महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो निम्न में से किसमें भारत के राष्ट्रपति या महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो किसे है? संसद के दोनों सदनों को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो किसे? संसद के दोनों सदनों को। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय गठन, कार्यपालिका शक्तियाँ और क्या है ना जो है न्यायपालिका है ना, और महाभियोग की प्रक्रिया वाला प्रश्न है। याचिका विलेख राइट्स जारी किए जाते हैं, राइट जारी किए थे किसके द्वारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निम्न में से किस आधार इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस आधार या किन आधारों पर उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है? तो किस पर? अधिकारिता की त्रुटि पर, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन पर, अभिलेख की प्रकट त्रुटि पर। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय ले सकता है? तो कौन ले सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये हम अभी ऊपर भी देख के आए थे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। कब किया जाता है? व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है लेख प्रस्तुत किया जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए दिया जाता है और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण याचिकाओं में से एक है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 226 के तहत, 226 और 32 के तहत हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। इस याचिका में मुख्यतः उद्देश्य कानूनी कारणों के गिरफ्तार होने और व्यक्तियों की रिहाई दिलाना है, व्यक्तियों को रिहाई दिलाने से है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में 32 और 226 के द्वारा अनुच्छेद। निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? तो भारत व अमेरिका में। तो क्या है? भारत और अमेरिका में। विविध बार में प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद ग्रहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिवक्ता है। कौन है? इंदु मल्होत्रा। ध्यान में रखना, विविध बार जो है प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का पद धारण करने वाली प्रथम महिला कौन है? वो है इंदु मल्होत्रा। प्रश्नकाल के दौरान विविध बार प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद ग्रहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा है। उत्तराखंड में मुख्य जो है न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं।
देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, एक इसमें और एक इसमें, लेकिन इसका आंसर क्या है ना, कपाड़िया है इसका आंसर, ये वाला। ये ना मुख्य न्यायाधीश भारत के भी रहे हैं, इसीलिए देखो इसमें लिखा गया है एस.एच. कपाड़िया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे और 2010-2012 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे। ठीक है, कपाड़िया याद रखना। अब किस आयु पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं, किस आयु तक, और किसकी बात हो रही है ध्यान में रखना, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही, तो 65 वर्ष होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना थोड़ा सा। उच्चतम न्यायालय है दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है, तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। रिट्स कौन जारी कर सकता है, तो रिट्स होती है वो कौन जारी कर सकता है, 32 और 226 के तहत। देखो ये तो होता है सर्वोच्च न्यायालय, ये होता है उच्च न्यायालय, तो ये दोनों कर सकते हैं, तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसको है, न्यायिक पुनर्लोकन तो किसको है, देखो अवमानना हेतु दंड नहीं, ये नहीं है, सलाह के रूप में राय देना नहीं, कानून तथा जो है कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता के निर्धारण हेतु, हाँ ये होगा इसका आंसर सी। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। भारत संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है, भारत का उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, संविधान के विरुद्ध होने पर संविधान के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार लिया गया है, कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, न्यायिक पुनर्लोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, वो हुई थी भारत में। आगे प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है, तो कब होता है, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, यानी कि 65 वर्ष में होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की जा सकती है, तो 127 में। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति दी गई है, तो न्यायिक पुनर्लोकन की यहाँ पे बात हो रही है, तो यानी कि अनुच्छेद 13 में। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के अत्यंत जो है असंगत उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ शून्य है होंगी। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायिक समीक्षा योग्य है, और ये शक्ति उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 32 और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 226 में जो है इसको प्राप्त है। ठीक है, देखो आगे प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है, तो वित्तीय आपातकाल में। आगे है, एडमिरल्टी कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। अधिकार परीक्षा क्यों वार्टो है, तो वो क्या है, एक रिट है। आगे है, और ये रिट कौन कौन सी होती हैं, देखो बंदी प्रत्यक्षी, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और अधिकार परीक्षा और क्यू वार्टो जारी किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत भारत के संविधान में जो है आधारित है, तो विधि का शासन। ठीक है, और भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, तो 28 जनवरी 1950। गैर कानूनी अवरोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो कौन सा है ये, हैम्बियस कॉर्पस। आगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, वही है 65 होगा। ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात होती, देखो तो उच्च न्यायालय की बात होती तो 62 वर्ष जो है वर्ष में जो है इन्हें रिटायर किया जाता है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, आगे है संविधान की व्याख्या को सुनने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो कितनों की होती है? 5। और किसके तहत बैठते हैं? अनुच्छेद 145 के अनुसार। ठीक है, जोड़े निम्न में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया? तो किस उस पर लगाया गया था? हालांकि हटे तो कोई नहीं, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया थी वो किस पर लगाई गई थी? रामास्वामी में, वी रामास्वामी में। राम जी पर क्या है? राम जी पर, जैसे सीता पर बहुत सारे लांछन लगे थे, आप ऐसे याद कर सकते, सीता राम, तो राम स्वामी, उन पर लगे थे, महाभियोग की प्रक्रिया हुई थी उन पर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय बनाया गया है? अनुच्छेद देखो कौन सा वाला है? अनुच्छेद 129 है। ठीक है, आगे है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्र के भीतर के सभी न्यायालयों पर आबंध कर होगी? ठीक है, तो 141। आगे है उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी वाद में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान जो है प्रतिबंधित किया गया? उच्चतम न्यायालय के किस वाद में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान को प्रतिबंध किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के उसमें। आगे देखेंगे किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा, है ना, भादस की धारा 303 यानी हत्या के दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास को असंवैधानिक घोषित किया गया? तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब सरकार में। कुछ क्वेश्चन तो मुझे लगता है थोड़े डीपली नहीं हो गए, कुछ ज़्यादा ही। चलो आगे बढ़ेंगे। जब न्यायाधीश को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जो किसी पर उसका कानूनी हक नहीं है जिस पर, ठीक है, तो उच्च न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। किसके तहत? अधिकार परीक्षा के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो इसमें देख लेते हैं इसको। अधिकार परीक्षा रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन होता है और भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारियों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा रिट जारी करने का अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 के द्वारा रिट जारी करता है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय किसके द्वारा रिट जारी करता है। आगे देखिए कौन कौन से रिट हैं, तो कितने हैं? ये 5 रिट हैं। और 5 रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, ये 5 है, ध्यान में रखना। आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को। तो कब की गई? जब हमारा जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, गणतंत्र दिवस जब बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो किसमें? अनुच्छेद 13 में। रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे टॉपिक आ गया नागरिकता। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की दिशाएं और नागरिकता के लोप होने की दशाएं। देखो भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित भाग है, तो नागरिकता से संबंधित कौन से भाग हैं? सेकंड। ठीक है, 5 से 11 तक का है इसमें। आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है? तो 5 से भाग 2 में 5 से लेके 11 तक। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल का स्तर, प्राप्त होने की दशाएं, क्षेत्रीय दल, इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे देखेंगे। तो प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इतना बड़ा प्रश्न है, यूके ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट 2025 में पूछा है। देखो ये देखो, आप ये क्वेश्चन देखो, 2025 में पूछा है ये क्वेश्चन, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं। ठीक है, और भी दिए, इसमें क्या दिया? कथन दिया है क्या? अच्छा, इसने बोला इसमें से कौन सा सही नहीं है, बोला है। देखो इतने उसमें दे रखे हैं और इसमें हम बताना है कौन सा सही नहीं है। चलो देखते हैं। भारत के जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोला है। चलो देखते हैं। पहला क्या है? 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, सही है। आगे है कम से कम 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीटें जीतना होगा। कम से कम 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीट जीतना होगा, ये भी सही है। आगे है पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या 2 से अधिक 4% वोट जो
4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्य में 4 लोकसभा को सीटें जीतना। आगे दिया हुआ है पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 से अधिक राज्यों में जीतना और 6% वैध वोट हासिल करना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बात तो इसमें सही कही है, इन्होंने बस यहाँ पे क्या बोल दिया 4%, तो यहाँ पे बोल दिया 6%, जबकि 6% होना चाहिए, ठीक है, 4 उसमें जीत के, तो यहाँ पे 4% है, ये गलत हो जाएगा। 4 सीटों में 6% होना चाहिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला, क्योंकि इन्होंने बोला है हमसे कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पे इसका डिटेल में दिया गया, देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं। तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं ना, उनको उसके लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए बताया गया। पहला क्या, देखो 4 या अधिक स्टेटों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना, 4 या 4 से अधिक प्लस हो गया, ठीक है। कम से कम 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीटों को जीतना। पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अधिक राज्यों में 6% वोट हासिल करना और किसी भी राज्य में 4% 4 लोकसभा सीटें जीतना। समझ में आया क्या हुआ इसका मतलब, उनको 4 सीटें जीतनी है, 6% उसमें वोट होने चाहिए, वैध वोट होने चाहिए, और 2% लोकसभा, ठीक है। आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाना है तो उस पर क्या अधिकार प्राप्त है, उसका अधिकार प्राप्त है। अब देखो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, क्या है, देखो इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाने में शामिल करने का अधिकार संसद को है। अब संसद इसमें कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर इसमें प्रत्यावेदन जो भी लगता है वो लगेगा। आगे देखेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य की बात हो रही है, यानी कि राज्य में कितनी सीटें हैं, राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत राज्य में विधान सभाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है और ये सीटें जनसंख्या विशेष पर निर्भर करती हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था, 1989 में हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है, तो किसे की जाती है, राष्ट्रपति को, ठीक है। देखो 2025-23 में 24 में जो भी प्रश्न पूछे गए वो भी यहाँ पे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया ये वाला चैप्टर, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पंचायती राज, इसको देख लेते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, अभी पटवारी वालों का भी चल ही रहा है, इसमें से प्रश्न आते ही हैं। तो प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन में नगरीय स्थानीय निकायों की संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो कौन से, 72वें 74वें, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ है वो, हैदराबाद में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में पंचायतों द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, देखो भूमि कर, शुल्क कर और स्थानीय मेलों का कर किया जाता है। पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। राज्य जो भारत की बात हो रही, तो भारतीय संविधान के में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अनुसूची है, तो कौन सी है पंचायती राज उससे जुड़ी हुई, 9, 8, 10, 11, तो कौन सी है, 11 वाली, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 11वीं अनुसूची में भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 में पंचायत शीर्षक से किया गया है। और ध्यान रहे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रदान किया गया था, 73 और 74वें संविधान संशोधन के तहत। और भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था है, तो किस में है, भाग 9 में। स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है, तो कहाँ की गई है, अनुच्छेद 243 में। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत के सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, तो कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज की बात हो रही है, यानी कि 24 अप्रैल को। निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है, किसका नहीं है, देखो पंचायती राज से संबंध,
मुझे तो इनमें से किसी का भी नहीं लग रहा है, इनमें से किसी का नहीं है। देखो इसमें आंसर भी दिया है इन्होंने। साहा कमीशन किसका है? आपातकाल 1975 के दौरान का है। और नानावती कमीशन 2002 में गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है। लिब्राहस कमीशन अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच को लेकर है। लिब्राहिम और नानावती कमीशन और साहा कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? PVN राव समिति। देखो यहाँ पे दिया गया है PVN राव समिति 1991 में किया गया था। इस समिति का पंचायती राज से संबंध नहीं है। इसका मुख्य जो ध्यान है ग्राम विकास और सामुदायिक विकास के मुद्दों से है, जबकि अन्य तीनों बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी और LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी, प्रत्यक्ष रूप से पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो PN राव समिति है ये किससे जुड़ी हुई है? ग्राम विकास और सामुदायिक विकास से जुड़ी हुई है। कौन सा राज्य पंचायत चुनावों में न्यूनतम शिक्षा अर्हता निर्धारित करने का पहले आया? तो राजस्थान। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 1993 में। 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था देखो, और 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया तथा और 1 जून 1993 को लागू कर दिया गया। निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को जो है लागू किया गया? तो कब किया गया? 1993 में। लागू 1993 में किया गया था, ठीक है। किस अनुच्छेद में नगर निकायों के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है? अयोग्यताओं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो अयोग्यताओं के बारे में किस में बताया गया है? V में। और देखो W में क्या है? शक्ति है, ठीक है। और V में क्या है? V में है इसमें अयोग्यताओं के बारे में। चलो आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला नगर निगम बनाया गया था, तो कहाँ है? कौन सा है वो? मद्रास है पहला नगर निगम, ठीक है। पंचायती राज का संबंध है, तो पंचायती राज का संबंध किस चीज़ से है? राज्य सूची से है। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। लागू कब हुआ था? 1993 में। इसको ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय संविधान के नगर निकायों की अवधि अंकित है। नगर निकायों की अवधि अंकित है, उपयुक्त में से किसी में नहीं, क्योंकि U में है वो, ठीक है। देखो क्या लिखा है? P में क्या है? परिभाषाएं हैं। O में क्या है? मामले, न्यायालय, हस्तक्षेप, वर्जन है। Q में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन है, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और ये आपने क्वेश्चन आई होप कि यहाँ तक कर लिए होंगे। अब आगे हम देखेंगे कल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए प्रश्न। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।